हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज हम IC38 बुक का चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। ग्रीवियंस का मतलब जो सर्विस क्वालिटी की फेलियर की वजह से कस्टमर को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं उनको हम ग्रीवियंस कहते हैं। और उन ग्रीवियंसेस को सॉल्व करने का जो एक मैकेनिज्म होता है उसको हम ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म कहते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कस्टमर को अगर सर्विस क्वालिटी में कुछ ग्रीवियंसेस हैं तो वो कहाँ कहाँ जाकर अपनी प्रॉब्लम्स का हल निकाल सकता है। इसमें 3 मेथड्स हैं जिससे कस्टमर की ग्रीवियंसेस को सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहला IGMS इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का, एंड थर्ड इज इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। सबसे पहले हम IGMS को डिस्कस करेंगे जिसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है, जैसे कि RBI बैंकिंग इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है, उस IRDA ने IGMS सिस्टम को लॉन्च किया था। यहाँ पे पॉलिसी होल्डर इस सिस्टम में जाकर अपनी पॉलिसी डिटेल्स भर के कंप्लेंट दर्ज करा सकता है और फिर वो कंप्लेंट इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। IGMS सिस्टम में जाकर कस्टमर अपनी कंप्लेंट्स की ट्रैकिंग पोजीशन भी चेक कर सकता है कि कंप्लेंट कहाँ तक पहुँच चुकी है और कितनी देर लगेगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व होने के लिए, वो भी चेक किया जा सकता है। सेकेंड वन इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। पहले उन डेफिनेशंस को स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम इस एक्ट के अंदर आने वाली अथॉरिटीज़ की बात करेंगे। सबसे पहले सर्विस के बारे में बात की है। कोई भी सर्विस जो कस्टमर को दी जाती है वो एक सर्विस के अंडर आती है, लेकिन इसमें वो सर्विसेज नहीं इंक्लूड होंगी जो हम किसी को फ्री ऑफ चार्ज देते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल सर्विस के अंदर देते हैं। मतलब कि हमने उसको कोई भी सर्विस दे दी, मतलब उसको ड्रॉप कर दिया लेकिन उसके पैसे नहीं लिए, उसको कार राइड दे दी, उससे पैसे नहीं लिए। जो फ्री ऑफ चार्ज हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सर्विस की डेफिनेशन में नहीं आती। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस जो है वो एक सर्विस है। हम अगली डेफिनेशन कंज्यूमर की ओर बढ़ते हैं। जो भी पर्सन हमसे गुड्स खरीदता है पैसे देकर, उस पर्सन को हम कंज्यूमर कहेंगे। लेकिन इसमें भी अगर वो पर्सन गुड्स लेता है आगे रीसेल करने के लिए या फिर बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। जैसे कि कोई होलसेल डीलर टीवी LEDs खरीद रहा है आगे सेल करने के लिए, वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में नहीं आएगा। जबकि कोई आम कंज्यूमर अपने घर के लिए LED खरीद रहा है, वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। उसके बाद थर्ड डेफिनेशन है डिफेक्ट्स। प्रोडक्ट या सर्विस उनमें जो क्वालिटी में फॉल्ट या इम्परफेक्शन होती है उसको हम डिफेक्ट कहते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल था। और लास्ट वन इज कंप्लेंट। कोई भी हम जब लिखित रूप से कोई कंप्लेंट दर्ज करते हैं किसी के अगेंस्ट, वो कंप्लेंट किसी भी तरीके की हो सकती है कि इन्होंने डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया है, सर्विस क्वालिटी अच्छी नहीं है, प्राइस जो इन्होंने चार्ज किया है वो MRP से भी ज़्यादा है, या फिर उन्होंने हज़ार्डियस प्रोडक्ट्स सेल किए हैं। ये सभी तरह की कंप्लेंट्स कस्टमर कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि कंज्यूमर डिस्प्यूट कब अराइज होता है। कंज्यूमर डिस्प्यूट तब होता है जब पर्सन जिसके अगेंस्ट हमने कंप्लेंट की है वो कह देता है कि ये जो एलिगेशंस मुझ पे लगाई गई हैं ये गलत हैं, तो ये कंज्यूमर कंप्लेंट एक कंज्यूमर डिस्प्यूट में बदल जाती है
और इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए कुछ अथॉरिटीज हैं जिसके बारे में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज हैं। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम जो कि 20 लाख तक के केस सुनती है, फिर स्टेट कमीशन जो कि 20 लाख से 1 करोड़ तक के केसेस, और फिर नेशनल कमीशन जो कि 1 करोड़ से ऊपर के केसेस को देखती है। ध्यान रखिए ये फोरम और कमीशंस हैं, ये इसमें कोर्ट्स या पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। इन तीनों एजेंसीज के पास सिविल कोर्ट की पावर होती है, मतलब ये क्रिमिनल केसेस को नहीं सुनेंगे, ये सिर्फ सिविल, मतलब जो पैसे के लेन देन में गड़बड़ी का मामला है उसी से ये उसी केसेस को ये सुनेंगे। अब इन कोर्ट्स के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अब इनमें कंप्लेंट कैसे फाइल की जा सकती है? कंप्लेंट फाइल करना भी बहुत ही सिंपल है, कोई फीस नहीं चाहिए और कोई एडवोकेट की ज़रूरत भी नहीं है। कोई भी इसमें कंप्लेंट दर्ज कर सकता है खुद जाकर, या उसका एजेंट कंप्लेंट दाखिल कर सकता है, और या पर्सनली वहाँ पे लेटर के तौर पे भी सेंड कर सकते हैं या पोस्ट के राही भी भेज सकते हैं। अब कंज्यूमर फोरम जो है वो कोई भी ऑर्डर दे सकता है कि इन पर्सन जिनको प्रॉब्लम फेस हुई है उनको प्राइस रिटर्न करो, या फिर उनको लॉसेस या इंजरी की कंपनसेशन दी जाए, या डिफेक्ट्स को रिमूव करके प्रोडक्ट दोबारा उनको दिया जाए और दोबारा से ये गलती ना दोहराई जाए। सो ये भी कंप्लेंट्स करने के कुछ अलग अलग तरीके हैं कि अगर क्लेम सेटलमेंट में डिले हो गई तो भी हम कंप्लेंट कर सकते हैं कि हमें क्लेम टाइम पे नहीं मिला, या क्लेम मिला ही नहीं, या क्लेम नेग्लेक्ट कर दिया गया, या हमें लॉसेस हुए हैं, या पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस में कुछ गलती है। तो इन तरह की कंप्लेंट्स कस्टमर कर सकते हैं। और थर्ड और बहुत ही इम्पोर्टेंट अथॉरिटी आ गई है अब, इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। जैसे कि आपको पता होगा लोकपाल वो भी एक ओम्बड्समैन होता है, उसी तरह इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी इंश्योरेंस का ओम्बड्समैन होता है। ये लाइफ और नॉन लाइफ दोनों कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है। इंश्योरेंस एक तरह का मीडिएटर, मध्यस्थता करने का काम करता है, और जो डिसीजन ओम्बड्समैन एक बार ले ले कि मैंने ये कंप्लेंट एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है, वो डिसीजन फाइनल होगा और उसी को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। अब आप कंप्लेंट कैसे कर सकते हैं ओम्बड्समैन? कंप्लेंट जो है राइटिंग में ही होगी, लिखित रूप में होगी, जिसपे इंश्योर्ड मतलब जिसकी इंश्योरेंस पॉलिसी हो रखी है उसको साइन करने पड़ेंगे, और अगर इंश्योर्ड की डेथ हो चुकी है तो उसके लीगल हेयर्स उस पर साइन करेंगे, और ये ओम्बड्समैन को एड्रेस की जाएगी। उसी ओम्बड्समैन को ये लेटर भेजी जाएगी जिसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर इंश्योरेंस कंपनी की ब्रांच या ऑफिस स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये जो कंप्लेंट हम ओम्बड्समैन को करते हैं इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। ये कंडीशंस अगर फुलफिल होती हैं तो ही हम कंप्लेंट कर सकते हैं। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि हमने इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले कंप्लेंट की हो और इंश्योरेंस कंपनी ने हमारी कंप्लेंट रिजेक्ट कर दी हो, या 1 महीने तक कोई रिप्लाई ना दिया हो, या हम उनकी आंसर से सेटिस्फाई ना हो। कंप्लेंट 1 साल के अंदर अंदर ही करनी पड़ेगी, मतलब कि जब आपकी कंप्लेंट इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दी तो उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको ओम्बड्समैन के पास जाना पड़ेगा, नहीं तो ओम्बड्समैन भी आपकी कंप्लेंट नहीं सुनेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कंप्लेंट किसी कोर्ट में पेंडिंग ना हो, नहीं तो ओम्बड्समैन कहेगा कि आपने कोर्ट में भी केस चला रखा है और आप मेरे पास भी आ रहे हैं। ओम्बड्समैन क्या क्या रिकमेंडेशंस दे सकता है और वो कैसे देगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ओम्बड्समैन को केस आने के 1 महीने के अंदर अंदर उसको क्लियर करना होता है, और उसकी सुनवाई
कंप्लेनेंट और इंश्योरेंस कंपनी को वो भेज देता है। कंप्लेनेंट उसके फैसले को 15 दिन के अंदर अंदर एक्सेप्ट करता है और अगले 15 दिनों में इंश्योरेंस कंपनी भी उसको सहमति दे देती है। लेकिन अगर कोई भी ना माने, कोई पार्टी, कंप्लेनेंट या इंश्योरेंस कंपनी, तो ओम्बड्समैन अवार्ड सुनाता है कि अब मैं फाइनल डिसीजन सुनाऊंगा, अब कोई सहमति नहीं मांगूंगा, अब ये मानना ही मानना पड़ेगा। और ओम्बड्समैन की पावर 20 लाख तक है, जो कि डिस्ट्रिक्ट फोरम के इक्वल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 लाख की पावर है, ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अवार्ड जो है वो 3 महीने के अंदर अंदर देंगे कंप्लेंट आने के। मतलब पूरा प्रोसीजर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहले वो 1 महीना लेगा फैसला सुनाने के लिए, फिर 15 दिन और 15 दिन कंप्लेनेंट और इंश्योरेंस कंपनी को दिए जाएंगे और अगला 1 महीने में वो फाइनल अवार्ड सुना देगा। टोटल 3 महीने इस हिसाब से हो गए। फिर जो कंप्लेनेंट है, जिसने कंप्लेंट की है, वो 1 महीने के अंदर अंदर उसको एक्सेप्ट करेगा और फाइनली इंश्योरेंस कंपनी को अपनी रिटर्न कंफर्मेशन 15 दिन के अंदर अंदर देनी पड़ेगी कि हाँ, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। के साथ हमारा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर ख़त्म होता है। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको बीच में वीडियो के थोड़ा समझ ना आया हो तो आप इसको रिपीट कर कर ज़रूर देख लीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियोज़ and please subscribe our channel and press the bell icon to never miss an update. Bye.